गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन योर कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो आज हम देखेंगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम आपको बता दिए हैं। जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो इसके बाद नील्स बोर ने अपना एक न्यू एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने इस मॉडल में उनकी कमियां को दूर किया। रदरफोर्ड ने पहला तो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। पहला एटम की स्टेबिलिटी और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। देखिए, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज कर देते हैं। एनर्जी लूज करने के बाद न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाते हैं। और दूसरी कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। जब किसी व्हाइट लाइट को किसी गैस के मॉलिक्यूल से क्रॉस कराते हैं तो कुछ पार्टिकुलर वेव प्राप्त हो जाती है या कुछ पार्टिकुलर वेव या लाइट नहीं प्राप्त होती है। इन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने अपना न्यू एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि पहला कंडीशन इन्होंने क्या बताया, देखिए, बताया कि एटम हैज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये तो रदरफोर्ड जी भी बताए थे। अब देखिए दूसरा क्या बताए हैं। दूसरा बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन revolves only fixed orbit with fixed velocity and fixed energy। देखिए, रदरफोर्ड जी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं और इन्हें संशोधित करके नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं और फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। जैसे मानेंगे कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहीं पर रहेंगे, एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब थर्ड कंडीशन इसकी क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोटॉन या क्वांटा के रूप में होते हैं, इसलिए इसे हम क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। देखिए थर्ड क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbit for which angular momentum is multiple इंटीग्रल ऑफ NH/2π। देखिए, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मूव करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के पूर्ण गुणज हो। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम बराबर वेक्टर L बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। देखिए, वेक्टर L बराबर वेक्टर R क्रॉस P। P क्या होता है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए, जब कोई
एटम में m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करे तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के लिए इनमें हम साइन थीटा लगा देते हैं। वेक्टर यल इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 19 डिग्री, तो वेक्टर यल इक्वल टू आर एम वी, क्योंकि साइन 19 डिग्री का वैल्यू 1। देखिए वेक्टर यल इक्वल टू आर एम वी। अब देखिए किसके पूर्ण गुणज है, NH/2 तो क्या हो जाएगा आर एम वी इक्वल टू NH/2। यह आपका समीकरण 1। देखिए आपको बताया कि आर एम वी इक्वल टू NH/2। जो ये होते हैं ये अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जहां n कोई इंटीजर है और h प्लैंक कांस्टेंट, v वेलोसिटी, m मास और डिस्टेंस। देखिए n जो है कि इंटीजर है तो बताया गया है कि ये अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट। क्या हो जाएगा आर एम वी इक्वल टू n की जगह n इक्वल टू 1, n जो इंटीजर है 1 2 3 4 रखते चले जाइए इसी तरह से, h/2 2h/2 3h/2 4h/2 इसी तरह से रखते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम इनकी चौथी कंडीशन देखेंगे। चौथी कंडीशन इनकी यह होती है, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, वाइल रिवॉल्विंग द electrostatic force, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides the सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए क्या होता है, जब दो चार्ज होते हैं, ये आपका नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करते हैं। देखिए इनके सेंटर की ओर जब बल लगता है, फोर्स लगता है, तो उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब दो चार्ज होते हैं, ये आपका हो गया Ze, ये Z जो होता है एटॉमिक नंबर होते हैं, ये न्यूक्लियर पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखिए दो चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कार्य करता है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इनकी वैलेंसी बनी रहती है। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Fc, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इंटू Zd अपान r²। ये r डिस्टेंस पर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, mv²/r। देखिए m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन कोई है, यदि r डिस्टेंस पर m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से मूव करें तो इनके बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। देखिए अब क्या हो जाएगा, mv²/r
आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख देंगे हम। देखिए क्या है, पहले सभी समीकरण को एक जगह लिखेंगे। एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं while revolving in a particular orbit an electron, क्या है, while revolving in a particular orbit an electron neither gain energy nor destroy energy। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, न तो एनर्जी होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एनर्जी। एनर्जी नाइदर, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। अब हम अगला बात करेंगे, एनर्जी इन ऑर्बिटल या सेल इस फिक्स होते हैं। जो ऑर्बिटल में एनर्जी होती है वह फिक्स होती हैं, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए k, n इक्वल टू 2 l, n इक्वल टू 3 m। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम इसमें बात करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या देखेंगे, देखिए कैलकुलेशन में रेडियस फाइंड करेंगे, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें रेडियस निकालना है। यदि हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें, यहाँ से वेलोसिटी और वेलोसिटी से कट जाएगा तो रेडियस निकल जाएगा। देखिए ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। देखिए इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। आर स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपान आर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, और इस अब देखिए हम कैसे करेंगे। आर की पावर 3 एम इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान 4 पाई स्क्वायर जेडी स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक पाई इसमें से बचा है, और आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम जेड स्क्वायर। यहाँ से रेडियस आ गया। देखिए रेडियस इतना आ गया, तो nth रेडियस निकालने के लिए आर एन इक्वल टू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपान पाई एम जेडी स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कितने कांस्टेंट टर्म है और कितने कांस्टेंट नहीं है। देखिए कांस्टेंट टर्म को एक साथ करके इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस इक्वल टू, देखिए एन कांस्टेंट नहीं है, एच कांस्टेंट, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम ई स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म कितने हैं, एन स्क्वायर अपान जेड। देखिए जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर हमें कुछ इस तरह की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए एच जहाँ प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू पता है, एम मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉन प्राप्त होगा। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बात करते हैं। देखिए जितने भी फार्मूले आपको प्राप्त होते जाएंगे इसी तरफ लिखते चले जाइए। देखिए रेडियस का फार्मूला क्या प्राप्त हुआ है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, आर एन इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, फाइंड द nth रेडियस ऑफ थर्ड फोर्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। फाइंड द nth रेडियस, nth रेडियस ऑफ थर्ड, सेकंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड और सेकंड ऑर्बिट की nth रेडियस हमें फाइंड करना है। आप सबसे पहले इस फार्मूले को लीजिए, nth रेडियस 0.53 बाई एन जेड स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी एन स्क्वायर जेड होगा, आर एन इक्वल टू, देखिए 0.53 ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए, फॉर थर्ड ऑर्बिट। देखिए थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं 0.53, एन की जगह 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर बाई हाइड्रोजन एटम परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 0.53 इंटू 3 3 जा 9, आर एन इक्वल टू, देखिए 9 3 27 को 7, 2 9 5 45 2 47 4 9 0 0 4। कई अंक पर दशमलव है, देखिए 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा इतना एंगस्ट्रॉन। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, nth रेडियस इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉन। वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.53 एन की जगह कितना रख देंगे, 2 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉन, 0.53 इंटू 4 बराबर 4 3 12, 4 5 20 से 21 हासिल 2 और 4 0 2। देखिए 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, एंगस्ट्रॉन। ये आपका आ गया nth रेडियस। देखिए हम रेडियस निकाल लिए हैं, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आप अगर में इक्वेशन 1 को लीजिए और यहाँ से रेडियस आपको पता हो गया है, रेडियस की वैल्यू अगर में इसमें रख देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी। देखिए एम वी
आर की जगह क्या रख देंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपान पाई एम जेड स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। देखिए यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना हो तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटू 2 पाई इक्वल टू इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, पाई एम जेड स्क्वायर एन एच। देखिए क्या क्या कट रहा है, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और क्या कट रहा है, एम से एम कैंसिल, अब एन से एन कैंसिल। देखिए वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान 2 NH एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। और अनंत वेलोसिटी निकालना है तो बस यही एन लगा दीजिए। अब इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर लिख लीजिए, v एन इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान 2 NH एप्सिलॉन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कितने कांस्टेंट टर्म है और कितने कांस्टेंट नहीं है। देखिए वी एन इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 2h एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है, और z अपान n। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमें आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -6 z अपान n, इतनी इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, LT पावर -1, इसका एक डायमेंशन हो जाएगा। अभी जो ये मान प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जितना भी मान प्राप्त होता जाएगा यहीं पर लिखते चले जाते हैं। देखिए वी एन इक्वल टू 2.18 10 की पावर -6 z अपान n मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी तो निकल गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। अभी यहाँ से आप वेलोसिटी निकालने हैं, देख रहे हैं वेलोसिटी निकालने हैं, बस इसी वेलोसिटी का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाएगा। देखिए k इक्वल टू 1/2 m जेड स्क्वायर अपान 2 NH एप्सिलॉन, पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 m जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपान 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें कितने कांस्टेंट टर्म हैं, सबको एक साइड कर देंगे, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 देखिए m ई के पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में तो आपका आ जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका मान यह आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब दो चार्ज होते हैं, दो चार्जों के बीच पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट होती है। मान लेते हैं कोई दो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक Q1 और
Q2 r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r। देखिए यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज की बात की गई है, लेकिन तो हमें देखना किसमें है, एटम में देखना है। जब एटम में देखना है तो ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है और चार्ज ऑफ न्यूक्लियर का चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हम चिन्ह के साथ ही दर्शाते हैं। देखिए तब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान लेंगे Q1 है, ये मान लेंगे Q2 है, ये r डिस्टेंस पर है। तो Q1 की जगह क्या रख देंगे, E रख देंगे और Q2 की जगह Ze, तो क्या हो जाएगा -Ze² अपान r। अब इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, देखिए आपको रेडियस पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। देखिए रेडियस क्या है, n² h² एप्सिलॉन अपान पाई m Ze²। देखिए अब रेडियस की जगह रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ हो जाएगा Ze² अपान n² h² एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m Ze²। अब इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² e⁴ पाई m अपा n² h² एप्सिलॉन नॉट। देखिए पाई से पाई कैंसिल। देखिए इसके पहले काइनेटिक एनर्जी में हम आपको निकाले तो यहाँ पर देखिए 8 आया था, इसे ऐड करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 गुणे 13.6 इंटू 1/2 at n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा Z² e⁴। देखिए इसमें कितने कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 e⁴ अपान 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Z² अपान n²। जब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद कुछ हमें इस तरह का मान प्राप्त होगा। देखिए -2 गुणे 13.6 Z² अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस तरह की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकल गया, अब तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया। पोटेंशियल एनर्जी का पहले फार्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, देखिए आया था आपका Z² e⁴ अपान 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आपका आ गया था पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू रखें तो हमें मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 गुणे 13.6 Z² अपान n², किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। देखिए टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाले हैं आप, देखिए काइनेटिक एनर्जी निकला है आपका 13.6 Z² अपान n², और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाले हैं, माइनस में आएगा सॉरी, -2 गुणे 13.6 Z² अपान n²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -13.6 Z² अपान n², ये आपका हो गया टोटल एनर्जी। अब यहाँ लिख देंगे
टोटल एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में वो भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth cell, energy of electron in the nth cell of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के nth सेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी से निकालेंगे। यदि n इक्वल टू 1 तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन मतलब 1 होगा 1 का स्क्वायर अपान n मतलब ऑर्बिट मतलब सेल नंबर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी -13.6। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब उसी तरह से n इक्वल टू 2 के लिए टोटल एनर्जी बराबर 13.6 गुणे 1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसे जब हम हल साफ करेंगे तो आपका आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह से n इक्वल टू 3 तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 गुणे 1 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर। जब आप इसे प्रूफ करेंगे तो आज आपका आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इक्वल टू 4 तो टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा -13.6 इंटू 1 की पावर 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे आज आपका आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में आएगा। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसे हम कैसे एटम में दर्शाएंगे, देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम मतलब देखिए जैसे जैसे हम सेल नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, टोटल एनर्जी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि n इक्वल टू इनफाइनाइट रख दें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम टोटल एनर्जी 0 पे होगी। अब इसे हम देखिए सेल में हम इसे कैसे स्थापित करते हैं, एटम में एटम में कैसे हम इसे स्थापित करते हैं। ये आपका हो जाएगा एटम, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपका कितना आया था, n इक्वल टू 1 के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना आया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड ऑर्बिट के लिए माइनस में रहेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड ऑर्बिट के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हम ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑर्बिट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम टोटल एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। मतलब ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं छठवां कंडीशन। देखिए इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इसके पहले हम आपको बताया था कि न तो लूज कर सकते हैं न तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देखिए अब हम बात करते हैं छठवां। देखिए छठवें में क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इनकी कंडीशन होती है कब एक्सेप्ट करेंगे कब लूज करते हैं। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं
देखिए रिसीड्स बैक लोअर एनर्जी, तो इसे हम डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए जैसे जैसे हम ऑर्बिट की संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी बढ़ती गई। इसी से हमें क्लियर हो जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वह हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वह लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं उसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो लोअर एनर्जी में चले जाते हैं उसे हम डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।